नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार पांडे आज से आपके बीच मैं महाराष्ट्र बोर्ड का हिंदी माध्यम का 10वीं कक्षा का मैथ्स और साइंस का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देने वाला हूं। आज मैं जो आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं वो फर्स्ट चैप्टर का है। तो जैसा कि बहुत से स्टूडेंट ने डिमांड की कि इंग्लिश मीडियम का तो वीडियो अवेलेबल है नेट पर, लेकिन हिंदी मीडियम का है नहीं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी मीडियम का ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ मैं जो आपको वीडियो में लेक्चर्स लूँगा, उसके अलावा भी नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का मेरा चैनल है, उस पर भी मैं ये सॉल्यूशंस, ये नोट्स पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराऊँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो अपना पहला चैप्टर है वो है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण ये पहला अभ्यास है। तो इसमें हमको सबसे पहले यह जानना होगा कि दो चरांक वाले राशि वाले रेखीय समीकरण किसको कहते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही परिभाषा लिख करके रखी है। जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात एक होता है, तो उसे दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। यहाँ पे आपको यह ध्यान देने वाली बात है कि दो चरांक का उपयोग किया जाता है और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात एक हो। एक घात होने की वजह से इसको हम रेखीय कहते हैं। और इसका जो सामान्य रूप है वह है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपका a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ a और b का मान एक ही समय शून्य नहीं हो सकता। और उदाहरण के लिए जैसा हम दे सकते हैं कि ये आपका जो समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, अगर इसको हम तुलना करें ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ पे आपका a का मान 3 होगा, b का मान 2 होगा, c का मान 5 होगा। अब इसमें हम अगर a की वैल्यू 0 कर दें या b की वैल्यू 0 कर दें, तो वह समीकरण हमारा इसके मानक या सामान्य रूप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टेक्स्ट बुक में इसके परिभाषा के नीचे ही एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी टेबल मैंने पहले से बना के रखा है। तो इसमें 3 कॉलम है, क्रमांक, समीकरण। तो ये आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण है या नहीं। जैसा यहाँ पे आप पहले देख पा रहे होंगे, जो पहला समीकरण दिया गया है 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे यह रेखीय समीकरण है, क्योंकि यह जो है उसके सामान्य रूप को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप दूसरे में देख पा रहे होंगे 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल्स टू 13। तो 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल्स टू 13 जो है, तो यहाँ पे आपका जो x की घात है वो 2 है। दो होने की वजह से यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ पे आप जब तीसरे में आएंगे, तो तीसरे में आपको जो दिया गया है √2x माइनस √5y इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे रूट से आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको चरांक की घात देखने हैं। तो दो चरांक है, चरांक की घात आपका 1 है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, हाँ यह भी दो चरांक वाले राशि रेखीय समीकरण है। और यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो कि जो समीकरण की शुरुआत में है 0x धन 6y माइनस 3, तो यहाँ पे आपका x के साथ जो चरांक जो स्थिरांक है उसका मान 0 है, इसलिए यह जो है समीकरण नहीं है, उसके समान रूप को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसी तरह से पांचवें में भी जो y के साथ स्थिरांक है उसका मान 0 है, तो इसलिए यह भी आपका दो चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं है। और इसको जब आप जो समीकरण यह आपका दिया गया है, इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो यह कुछ इस रूप में आएगा 4y धन 5x इक्वल्स टू
और एक्स वाई। तो इस फॉर्म में आने की वजह से यह भी आपका द्विघात यह आपका दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। और इस तरह से अगला है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले ही दिया गया है 4xy, तो आप पढ़े होंगे 8वीं कक्षा में कि x के साथ जो y आ रहा है वहाँ एक ही घात ली जाती है, तो यहाँ पे एक्स वाई की घात 2 हो जाएगी। तो इसलिए यह भी जो आपका है वो दो चरांक वाला रास रेखीय समीकरण नहीं है। प्यारे छात्रों, जैसा हमने देखा कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसको हम पहचान किस तरह से सकते हैं। तो आगे अब इसका है आपका युगपत रेखीय समीकरण। युगपत मतलब होता है कि आपका जब एक समय पर हम दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरण पर विचार करते हैं और उनका एक सामान्य हल होता है, तब उन्हें हम युगपत रेखीय समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे ले लिया, ये जैसे आपका दो समीकरण एक साथ दिए गए हैं, 3x + 2y + 5 = 0, 4x + 6y + 9 = 0। ये दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरण हैं, इनको मैंने एक साथ कंसीडर किया है, एक साथ ले लिया है और इनका एक सामान्य हल होगा x = 3 y = 2। मतलब कि अगर इसमें हम रखेंगे x = 3 y = 2 तो इन दोनों की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए दोनों इक्वेशन में, तो वह उसमें कहा जाता है कि इनका सामान्य हल है। और युगपत रेखीय समीकरणों को आप 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। इसको हल करने की दो विधियां होती हैं, विलोपन विधि और प्यारे छात्रों, अभी हमने देखा कि युगपत समीकरण क्या है और युगपत समीकरण को हल करने की विधियां। ये आपका टेक्स्ट बुक में उदाहरण दिया गया, तो उदाहरण के माध्यम से हम इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है युगपत समीकरण को हल कीजिए। यह आपका समीकरण है 5x - 3y = 8 और 3x + y = 2। तो यहाँ पे पहले मैं जो समीकरण दिया गया है उसको लिख लूँ। 5x - 3y = 8, यह समीकरण 1 हो गया। 3x + y = 2, यह आपका समीकरण 2 हो गया। तो अब यहाँ पे हम जो समीकरण के x और y चरांक के जो स्थिरांक है उस पर हम विचार करें। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट समीकरण की x के जो स्थिरांक है वो 5 और 3 है और y के स्थिरांक जो है वो 3 और 1 है। तो आपका जहाँ पे विपरीत चिन्ह हो रहा हो उसको विलोप करने में, उसको एलिमिनेट करने में हमको आसानी होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो y का जो स्थिरांक है अगर उसको हम समान कर ले जाए तो समान करने के लिए हमको क्या करना होगा, समीकरण 2 को 3 से गुणा करना होगा। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, जब आप इसको 3 से गुणा करेंगे तो आपका यह समीकरण जो परिवर्तित होगा वो हो जाएगा 3x 9x हो जाएगा धन 3y = 6। यह आपका समीकरण 3 हो गया। इसके बाद आपको यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखना होगा। तो आपको समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ने पर, इसको जब आप जोड़ेंगे तो समीकरण 3 हो जाएगा 9x धन 3y = 6 और समीकरण 1 हो जाएगा 5x - 3y = 8। जब आप इसको जोड़ रहे हैं तो ये आपका 9 + 5 हो जाएगा 14x और ये आपका +3y - 3y कैंसिल हो जाएगा और ये 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो ये आपका x = हो जाएगा 14/14, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब आप यहाँ पे x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें। साधारणतः हम जो x की वैल्यू होती है उसको समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में x = 1 रखने पर तो आपका जो समीकरण है वो है 5x - 3y = 8। तो आप यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो ये जाएगा 5 × 1
5 गुणे 1 माइनस 3y बराबर 8। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे जब आप माइनस 3y इज इक्वल्स टू ये 5 उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। और फिर आपका ये y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 अपॉन माइनस 3। और जब आप इसको हल करेंगे तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। तो इस तरह से इस समीकरण का जो हल होगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आपकी आई है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 1, और y की वैल्यू जो आई है -1। तो इस तरह से इस समीकरण का हल हो जाएगा 1 और -1। तो हमने अब देखा उस युगपत समीकरण में जो विलोपन विधि से कैसे उस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो वहाँ पे x और y का जो एक सामान्य हल आया था वह -1 और 1 था। अब यहाँ पे हम देखें प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि अगर इस समीकरण को हल करेंगे तो पहले जो समीकरण दिया गया है उसको लिख लिया जाए। 5x माइनस 3y बराबर 8, ये समीकरण 1 हो गया। 3x प्लस y बराबर 2, ये समीकरण 2 हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि में मतलब होता है, प्रतिस्थापन करना मतलब कि जो आपका समीकरण 1 या 2 है उसमें से हम किसी भी समीकरण में से x और y का मान निकाल करके उसको, अगर समीकरण 2 से निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ मैं समीकरण 2 का ही ले रहा हूँ। अब जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो 3x है वो प्लस में है और आपका यह दाहिने पक्ष है। जब इसको दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाएंगे जो 3x है वो माइनस हो जाएगा, तो ये समीकरण 3 हो जाएगा आपका। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 2 से हमने y को प्रतिस्थापित किया जो x के मान में, तो यहाँ पे आप समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जब y का मान आप समीकरण 1 में रखने जाओगे तो जो आपका समीकरण है 5x माइनस 3, अब यहाँ पर रुकना होगा आपको। जो y की जगह है, y की जगह आप कितना ले लोगे, जो समीकरण 3 से 2 माइनस 3x, और ये बराबर आपका कितना हो जाएगा 2। तो अब आप जब इसको गुणा करोगे तो -3 इंटू 2, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर जब वापस -3 को -3x से गुणा करेंगे तो पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 9x हो जाएगा बराबर 2। तो आप यहाँ पे 5x धन 9x कंटिन्यू किए क्या। तो यहाँ पे आपका x को हमने एक साथ लिया तो 5x प्लस 9x, 5x धन 9x हो जाएगा 14x ऋण 6 बराबर 8। तो ये आपका 14x बराबर हो जाएगा 8 धन 6, तो 14x बराबर हो जाएगा 14, x बराबर आपका हो जाएगा 14/14, x का जो मान है वो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आप जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, अब आप जो समीकरण 3 में x का मान रखोगे तो आपको x की जगह कितना मिल जाएगा, y बराबर 2 माइनस 3 गुणे 1, तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3। तो y का जो मान है वो आ जाएगा -1, क्योंकि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो इसलिए इसका जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा, और इसका हल जो हो जाएगा एक्स वाई बराबर 1 and -1। डियर स्टूडेंट्स, तो इसी टेक्स्ट बुक में आपका जो उदाहरण नहीं लिया गया है, उदाहरण नंबर 2 जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है। इसमें आपको समीकरण को विलोपन विधि से ही हल किया है, लेकिन बहुत सारे बॉक्सेस को वो खाली छोड़ा है, तो उस बॉक्सेस को आपको फिलअप करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से नोट करके रखा है। तो जैसा आपकी ये समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29, 5x माइनस y इक्वल्स टू 80,
तो आपको इसमें जो y चरांक को विलोपन किया है उसको एलिमिनेट किया है। तो पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि जो y का गुणांक है ये +2y समीकरण 1 में, समीकरण 2 में -y है, तो इसीलिए समीकरण 2 में उसने 2 से गुणा किया। तो जब आप इसको 2 से गुणा करोगे तो ये आपका 5 2 10x हो जाएगा और ये -2y और 18 2 36। फिर यहाँ से आप जो है समीकरण 3 में से समीकरण 1 को जोड़ा है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 10x - 2y = 36। आपका ये प्लस माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करोगे तो जोड़ोगे तो आपका 13x हो जाएगा और आप इसको जब ऐड करोगे तो 65 आ जाएगा और यहाँ पे आपका x का जो मान है वो 5 आ जाएगा, क्योंकि जब आप x को अलग करोगे और इसको 65 को 13 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 5। फिर यहाँ पे जो x = 5 आया है इसका मान यह समीकरण 1 में रखा है। तो समीकरण 1 में जो रखा है 3x + 2y = 29 और यहाँ पे फिर x की जगह 5 रखा, तो 3 का 5 बार गुणा करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। 15 + 2y = 29, तो 2y = 29 - 15, तो 2y = 14 हो गया और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो y का मान 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो